नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि अब यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं भी अब रद्द होने लगी है और इसका मुख्य कारण है करप्शन। पाँच पाँच हज़ार रुपये लेके आदमी बिक जाता है और विभिन्न लाखों विद्यार्थियों के साथ खेलता है। खैर, ये तो हम सभी का दुख की बात है। हम अपना काम करते जाएंगे। अब करप्शन कर रहा है तो क्या कर सकते हैं, गलत फ़ायदा उठा रहा है। हम लोग अपने पढ़ाई पर फोकस करेंगे और पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। निश्चित रूप से एक दिन सफलता मिलेगी। कहते हैं ना कि सत्य पराजित कभी नहीं होता। सत्य लेट हो सकता है, देर हो सकती है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। उसी उम्मीद के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 का रेवा तट। इससे पहले हम लोग रेवा तट जो लिखे थे पृथ्वीराज रासो के समकालीन कवि चंद्रवरदाई, उसके विषय में हम लोग अध्ययन कर लिए थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। कहता है रेवा तट। रेवा तट पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है। कितना? 27वां सर्ग है। कितना दोस्तों? 27वां सर्ग है। ठीक है। रेवा आधुनिक नर्मदा नदी का नाम है। क्वेश्चन पूछा भी गया है। रेवा आधुनिक नर्मदा नदी का नाम है, मतलब अभी जो नर्मदा नदी है वो उस समय का रेवा नाम था। नर्मदा मध्य प्रदेश की एक नदी है जो अमरकंटक पर्वत से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। रेवा भारत के उस देश खंड को भी कहते हैं जहां नर्मदा नदी बहती है। क्या? नर्मदा नदी बहती है। इस सर्ग में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की लड़ाई का वर्णन किया गया है। मतलब सभी विषयों का निचोड़ कह सकते हैं कि ये जो है इस विषय का पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की लड़ाई का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसका वर्णन किया गया है? ये दोनों का। वस्तुतः पृथ्वीराज रेवा तट पर शिकार करने जाता है। कौन? पृथ्वीराज रेवा तट पर, मतलब अभी के नाम देखा जाए तो नर्मदा नदी के किनारे शिकार करने के लिए जाता है, जहां मोहम्मद गोरी उस पर आक्रमण कर देता है। मोहम्मद गोरी क्या कर देती है? आक्रमण कर देती है। क्या कर देती है? आक्रमण कर देती है। किंतु अपने पराक्रम से पृथ्वीराज गोरी को बंदी बना लेता है। मतलब पासा उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो ने गोरी को ही बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति चामंड राय काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो देवगिरी पर विजय प्राप्त करता है। कहाँ? देवगिरी पर। कौन करता है? चामंड राय विजय प्राप्त करता है देवगिरी पर। कहता है रेवा तट पर बड़े बड़े दांत वाले एरावत हाथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब ऐसा पूछा गया है ना, एक एक बिंदु को हम लोग छोड़ ही नहीं सकते। एरावत हाथियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा हाथी? तो एरावत हाथियों, शेर, कस्तूरी मृग, कबूतरी तथा अन्य पक्षियों के होने की सूचना सेनापति चामंड देता है। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेवा तट जो कविता है उसमें किस किस जीव जंतुओं का वर्णन किया गया है। तो हाथी, शेर, कस्तूरी मृग, कबूतर तथा अन्य पक्षियों की सूचना सेनापति चामंड राय देता है। चामंड राय पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि जिस हाथी के ललाट पर शिव जी के तिलक कर तथा जिसका एरावत नामकरण कर इंद्र को सवारी के लिए दिया था, जिसको उमा ने एक हथनी प्रदान की थी,
उसी की संतान रेवा तट पर फैल गई है। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया है। किसको सवारी करने के लिए देता है? तो इंद्र को। ठीक है। और जिसको उमा ने एक हाथनी प्रदान की थी, किसको प्रदान की थी? उमा को। किसको? उमा को प्रदान की थी। रेवा तट पर चारों प्रकार के हाथी पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? चारों प्रकार के हाथी पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। रेवा तट प्रसंग में चंद कवि के द्वारा नरपति को उस घटना या शाम का जिक्र करते हैं जिसके कारण देवताओं की सवारी पृथ्वी पर होने लगी है। कहता है रेवा तट प्रसंग में चंद कवि द्वारा नरपति को उस घटना या शाप का जिक्र किया है, मतलब वर्णन किया है, जिसके कारण देवताओं की सवारी हाथी पृथ्वी पर करने लगे हैं। आगे कहते हैं कि अंग देश के घने जंगल में स्थित लोहिताक्ष सरोवर के पास शापित हाथियों का झुंड रहता था। कौन सा सरोवर? लोहिताक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोहिताक्ष। ठीक है। कौन सा हाथी रहा करते थे? शापित हाथियों का झुंड रहा करता था। अंग देश के वन में रहने वाले पालकाव्य ऋषि, अंग देश, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा देश? अंग देश के वन में रहने वाले पालकाव्य ऋषि उन हाथियों से बहुत प्यार करते थे। तो कौन सा ऋषि रहा करता था? पालकाव्य ऋषि रहा करता था। माना जाता है कि पालकाव्य ऋषि का जन्म भी एक हथनी से हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पालकाव्य ऋषि का जन्म किससे होता है? एक हथनी से होता है। रेवा तट के लिए जाते हुए मार्ग में ही पृथ्वीराज को लाहौर के शासक चंद पुंडीर दाहिम का पत्र मिला। कहाँ मिला? मार्ग में, मतलब रास्ते में जाते समय उसको पुंडीर दाहिम का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि तातर मारुख खां ने, किसने? तातर मारुख खां ने चौहानों को उखाड़ फेंकने के लिए सुल्तान गोरी से हाथ मिला लिया है। मतलब जिसको हराया था गोरी को, उसने उसके साथ क्या किया है? समझौता कर लिया है, दोस्ती कर लिया है। कौन? ये मारुख खान। पृथ्वीराज चौहान को अर्धरात्रि में दूत से यह खबर मिलती है कि मोहम्मद गोरी को 8,000 हथनी और 18 लाख घोड़े के लिए वे रात्रि के 9 बजे लाहौर से 14 कोस की दूरी पर देखा गया है। कितने? 8,000 हाथी और 18 लाख घोड़े के लिए। दूत के द्वारा लाए गए पत्र में लिखा था कि चंद पुंडीर अपने प्राणों को मुक्ति का भोग देने के लिए अपने स्थान पर डटा रहेगा। मतलब किसी भी हाल में वो पीछे नहीं हटने वाला है, वो हर हाल में जीतेगा। चिनाब नदी के पास मोहम्मद गोरी और चंद पुंडीर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा नदी? चिनाब नदी के पास मोहम्मद गोरी और चंद पुंडीर के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें पुंडीर वंशी पांचों वीरों खत्म हो जाने पर चंद पुंडीर ने युद्ध छोड़ दिया। मतलब उनका जो वंश रहता है वो मर या शहीद हो जाने के बाद वो युद्ध छोड़ देता है। पंचमी तिथि मंगलवार के दिन प्रातः काल महाराज पृथ्वीराज ने गोरी से युद्ध के लिए धावा बोल दिया। मतलब उस जो युद्ध में हराया गया था, अब उसका बदला लेने के लिए पृथ्वीराज हमला कर देता है। मंगल ग्रह को क्रूर और बलवान बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है इसका। मंगल ग्रह को क्या क्रूर और बलवान बताया गया है। सेनापति जेठ की अध्यक्षता में चौहान की सेना चक्रव्यूह बनाकर लड़ जा रही थी। कौन? चौहान की सेना चक्रव्यूह बनाकर, मतलब रणनीति बनाकर। पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लाहौर के शासक चंद पुंडीर, चित्रांगी, रावर, समर सिंह, जेत पवार, भट्टी, हुसैन खां, सोलंकी, माधवराय, जय सिंह, गरुआ, गोविंद आदि लड़ रहे थे। मोहम्मद गोरी की तरफ से तातर मारुख खां के अलावा कई अन्य यवन लड़ रहे थे। मतलब मोहम्मद गोरी और मारूफ खां मिलके लड़ रहे थे। किसके विरुद्ध? पृथ्वीराज के विरुद्ध।
चंद कुंडीर के मारे जाने पर भी उसका कबंध 5 पल तक खड़ा रहा। को किसका? चंद कुंडीर के मारे जाने पर उसका कबंध 5 पल तक खड़ा रहा, जिसे देखकर सुरलोक में जय जयकार होने लगा। मतलब हारने के बाद भी या मतलब मरने के बाद भी उसका जो कबंध रहता है वो जिंदा रहता है या खड़ा रहता है। इस युद्ध में सुलख खां का पिता लखन भी मारा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुलख खान या लखन किस कविता का पात्र है, तो ये रेवातट का पात्र है, जिसके शव को महामाया उठा ले जाती है। उसका शव कौन ले जाता है? महामाया उठा के ले जाती है। राम और रावण जैसे युद्ध करने वाला योगी जंघारा भी इस भीषण युद्ध में मारा जाता है। मतलब जंघारा इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट पात्र के रूप में भूमिका निभाते हैं। लंगा और लंगरी राय भी 7 सामंतों के साथ युद्ध भूमि में गौरी के साथ भयंकर युद्ध किया। मतलब ये पृथ्वीराज के क्या थे? समर्थक थे। और लंगा और लंगी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दोनों पात्र का इम्पोर्टेंट है, लंगा और लंगी। गौरी के हाथ के घुसने से चौहान की 213 सेनाएं दबकर मर गई। मतलब गौरी के हाथी घुसने से इतना हाथी था कि उस एरिया में, उस जगह में घुसने से जो पृथ्वीराज चौहान के जो सेनाएं थी वो 1300 सेनाएं दबकर मर गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना सेना? तो 213 सेना। ठीक है दोस्तों। गौरी ने 7 बाण धनुष पर चढ़ाए। कितने? 7 बाण धनुष पर चढ़ाए। पहले बाण से उसने रघुवंश गुरय को मारा, दूसरे से भीमभट्टी को। देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट पात्र के रूप में यहाँ पर सामने आ रहा है, इसको हम लोग नोट डाउन करते जाएंगे। जिस तीसरे बाण से पृथ्वीराज को घायल कर दिया। तभी गुज्जर ने गौरी को पकड़ लिया। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि गौरी को किसने पकड़ा? गुज्जर ने पकड़ा। और पृथ्वीराज को कौन सा बाण से घायल किया था? तो तीसरा बाण से घायल किया था। ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। पृथ्वीराज ने भी अपने तरकस से 3 बाण निकाला, किंतु चलाने से पहले गौरी पकड़ा जा चुका था। हुसैन का युद्ध में मारा गया। गौरी और निरसुरती खां को बंदी बना लिया गया तथा उसे हाथी में बांधकर दिल्ली लाया गया। कहाँ? दिल्ली लाया गया। 1 महीना और 3 दिन कारागार में रहने के बाद जब गौरी के अमीरों ने प्रार्थना की और दंड स्वरूप 9000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें, गजमुक्ता और अनेक मणिमाणिक्य दिए, तब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को सही सलामत बाइज्जत छोड़ दिया। मतलब उसको शर्त मंजूर होगा और उसको देने के बाद संपूर्ण रेवातट प्रसंग में कवि चंद्रवरदाई ने छंदों में दोहा, मतलब दोहा, कवित, छप्पई, अरिल, कुंडलियाँ, छंद कंठोत्सवा, शाटक, भुजंगी, छंद दंडमाली, छंद मोतीदाम, छंद रसवाला आदि का प्रयोग किया गया। ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रेवातट या जो पृथ्वीराज चौहान की जो कविता है, जो कवित है, वो किस छंद में अधिक है, मतलब रचित है? तो ये कवित में। ठीक है दोस्तों। प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया है। दोहा या दोहा छंद एक मात्रिक छंद है। इसमें विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है और अंत में लघु वर्ण होते हैं, मतलब छोटी वाली। ठीक है। दोहा में जो चरण होते हैं एक मात्रिक छंद है। क्या है? मात्रिक छंद है, जिसमें 2 चरण होते हैं। पहला चरण में 13 और फिर दूसरा चरण में 11 मात्राएं होके रहती है। कवित रेवातट में जितने भी छंद कवित नाम से प्रयोग किया गया, कोई भी छंद ग्रंथों में दिए गए लक्षणों से मेल नहीं खाता। मतलब ये जो बनाया गया है ना और जो बोला जा रहा है, दोनों में अनमेल है। वस्तुतः कवि चंद ने छप्पई को ही कवित कहा है। इम्पोर्टेंट है। कवि ने, मतलब चंद्रवरदाय ने
छप्पई को ही कवित माना है। ठीक है, कारण 17वीं शताब्दी से पहले छप्पई कवित नाम से ही जाना जाता था। मतलब 17वीं शताब्दी ईस्वी में क्या होता था, छप्पई को ही कवित कहा जाता था। दंडमाली छंद कवि चंद के समय हरिगीतिका या महेश्वरी छंद को दंडमाली छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंडमाली छंद कहा जाता है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-12 की यति से 18-28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु होते हैं। मतलब छोटी और बड़ी आकार के रूप में रहती है। मतलब ये बता रहा है कि अब मात्राएं कितनी होती है छंद में, कवित में, अरिल में। ठीक है, अब शाटक में देखिए क्या कहते हैं। शाटक छंद यह छंद आधुनिक छंद ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। गुजराती भाषा में इस छंद को देखा गया है। वहाँ इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण बताए गए हैं। संभवतः यह शार्दुल क्रीडित छंद का पर्याय हो। मोतीराम छंद 13 मात्राओं वाला यह वार्णिक छंद है जिसमें 16 चरण होते हैं और कुल 256 मात्राएं होती है। कितनी? 256 मात्राएं होती है। तो ये तो यहाँ पर दिया हुआ है उसका छंद, रस, आरिल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं रेवातट के महत्वपूर्ण पद कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है कि कौन सी कविता से, रचना से ली गई है। देवगिरी जीते सुभट, कौन जीता? सुभट। आयो चामन राय, तो चामन राय आया तो जो वर्णन किया गया था। जय जय निरीप कीर्ति सकल, कहीं कवि जन गाय, मतलब जैसे ही आता है उसका नारा लगना शुरू हो जाता है। हिमाचल उत्कंठ एक वट वृक्ष उतंग, मतलब एक वट का वृक्ष था हिमालय में। 100 जन परिजन सांप 10 मातंग, मतलब वहां पर हाथी का झुंड रहता था। कोपर पराग पत्रम छालम, डालम फल कदम, फली कली दे जरिया, कुंजर करी धुलई तना, मतलब वहीं पर वो लोग क्रीड़ा करते थे, खाते पीते थे, रहते थे। श्रोतम भूपाई गोरियम बर भाई, बंजय सजाई ने सॉरी दोस्तों, बह बह कहीं रघुवंश राम, हकारी सा उठायो, सुनो सब सामंत शाही, आय बल घुटियो, तब कहें जेठ पवार, सुनहु पृथ्वीराज राजमात, युद्ध सही गोरी नारिन लाहौर कोट गात, मतलब दोनों के बीच में युद्ध होती है। गही गोरी सुल्तान शान हुसैन उपारियो, शाह तातर निरुक्ति शाही छोरी कारी डारियो, गाजी बंधी बंधी सुल्तान को, गए दिल्ली दिल्ली निरुपति, नरनाग देव स्तुति करे, दीप्ति दिवलोकपति, मतलब वो जो है ना उसका हाथी को बांधकर उसको बंदी बना लिया था। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज की हम सभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अमीर खुसरो के विषय में, और कुछ भी दोस्तों हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे। वैसे तो यूजीसी इस बार काफ़ी निराश किया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मिलेंगे जल्दी एक नई उम्मीद और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।